गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बोर मॉडल का अध्ययन किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। बोर मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए गए थे, उनके आधार पर बोर ने कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा की व्याख्या करी थी, और बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की भी व्याख्या अच्छे से की थी। जो रेखीय स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा था, उस रेखीय स्पेक्ट्रम का कल आपने अध्ययन किया था कि कौन कौन सी श्रेणियाँ मिल सकती हैं और कौन कौन सी हाइड्रोजन में नहीं मिल सकती। वो तो था कल बोर का मॉडल। अब उसके बाद एक चीज़ देखते हैं अपन, बोर के मॉडल की क्या क्या कमियां रहीं वो और देख लेते हैं। बोर मॉडल की कमियां, हालांकि बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रम को और एटॉमिक मॉडल को, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि बोर ने बहुत सारी चीज़ें सफलतापूर्वक व्याख्या करी थी। किन किन चीज़ों की? एक तो की थी परमाणु के स्थायित्व की। किसकी व्याख्या करी थी? बोर ने बहुत अच्छे से परमाणु स्थायित्व की व्याख्या करी थी। उसके बाद हमने बताया था कि बोर ने ये भी बताया था कि जो परमाणु है वो किन किन कक्षाओं में गति करता है, उसके बारे में भी बता दिया था। फिर बोर ने ये भी कहा था कि ये जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम, कौन सा स्पेक्ट्रम? रेखीय स्पेक्ट्रम। इसकी भी बोर ने क्या की थी? बहुत अच्छे से व्याख्या करी थी। और हाइड्रोजन के लिए क्या किया था? हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रम था उसकी उसने व्याख्या भी करी थी। और हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम उसने ये भी देखा था कि कौन कौन सी सीरीज मिलती हैं अपन को और कौन कौन सी सीरीज नहीं मिलती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में बोर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब फिर भी क्या कमी रह गई, उनकी अपन बातें करते हैं, है ना। बोर ने बहुत अच्छे से जब मॉडल समझा ही दिया, तो फिर भी क्या कमियां छूट गई, कौन सी बातें रह गई बोर के मॉडल में, उनकी अपन बात करते हैं वन बाय वन करके। तो पहली जो कमी थी बोर मॉडल की, वो ये थी कि बोर केवल हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो होते हैं, H2 लाइक एटम्स। H2 लाइक एटम्स का मतलब क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो। एकल इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु होते हैं उन्हीं की व्याख्या कर पाता है स्पेक्ट्रम की, एकल स्पेक्ट्रम की, एकल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाता है, इसी की व्याख्या कर पाता है। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन एक से अधिक हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर यह उसकी व्याख्या, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा बोर के मॉडल का, पहला ड्रॉबैक, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो, हाइड्रोजन लाइक एटम उनमें तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम प्लस प्लस है, हीलियम प्लस है, इनकी व्याख्या। इवन आप ये मानो कि इसमें हीलियम भी ले लें, हाइड्रोजन के जस्ट अगला आइटम कौन सा आता है? हीलियम आता है आवर्त सारणी में। तो हीलियम भी ले लें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हीलियम के जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी आसानी से नहीं कर पाता, सफलतापूर्वक कर ही नहीं पाता है। पहली बात ये, क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मेन रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के बारे में कोई सैद्धांतिक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करी बोर ने। बोर ने केवल यही बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल होता है, उसके कारण वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है, और कुछ फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाता है। वो ये नहीं बता पाया कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या स्थिति बनेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो ये बोर नहीं बता पाया, इसकी सैद्धांतिक व्याख्या नहीं कर पाया। तो पहला ड्रॉबैक ये रहा कि एकल इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर पाता है। एक से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर 2 भी हो गए, तो उनकी व्याख्या ये, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के बारे में कोई सूचना नहीं दे पाया बोर। उसके बाद दूसरा जो इसका ड्रॉबैक रहा, दूसरा ड्रॉबैक क्या रहा वो देखो। हम कह रहे हैं कि बोर का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था उसमें ये कहा था कि जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं, निश्चित कक्षाएं होती हैं। ये नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं, और इसके चारों तरफ की जो कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में जब चक्कर लगाता है तो इन कक्षाओं को हम अपन स्थायी कक्षा कहते हैं, है ना। ये स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं, और साथ के साथ कहते हैं कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात आप? ये बोर का पोस्टुलेट था, लेकिन क्यों नहीं करता?
इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पाया। कहने का मतलब जब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति के बावजूद भी यह है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों? इस बात की व्याख्या बोर नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात यह है, उसने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाए रहता है, चक्कर लगाते रहता है। अब वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन अब आप ये देख रहे हो कि इस इलेक्ट्रॉन का वेग तो नियत रह सकता है, लेकिन इसकी दिशा समय समय पर क्या हो रही है, बदल रही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो इसकी वेग की दिशा यहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो उसके वेग की दिशा इधर होगी, वे इधर होगा, यहाँ भी इधर होगा, ऐसी कंडीशन होगी। अब यहाँ वेग इधर है, यहाँ वेग, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। और जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो अपन जानते हैं कि कोई भी आवेश अगर त्वरित होता है, आवेश अगर त्वरित होता है तो क्या जनरेट करता है, ईएम रेडिएशंस जनरेट करता है। इस कॉन्सेप्ट की पालना नहीं कर पाया बोर मॉडल। क्यों? बोर ने ये बताया नहीं कि भाई ये क्यों नहीं होती, इसका रीजन बोर के पास नहीं था। ठीक है, बोर ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों नहीं करता। हाँ, इतना जरूर बता दिया कि नहीं करता साहब, नहीं करता, लेकिन क्यों नहीं करता इसका बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये बोर के मॉडल की दूसरी कमी थी। तीसरी कमी, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें और भी बहुत सारी कमियां थी। देखो कौन सी कमी थी, 3 नंबर कमी। बोर ये कहता है कि ये जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल में स्थिति और संवेग दोनों का अपन क्या कर सकते हैं, समय समय पर आराम से मापन कर सकते हैं। किसी भी समय पर स्थिति और संवेग का एक साथ मापन कर सकते हैं। किसका? स्थिति एवं संवेग का एक साथ मापन कर सकते हैं। किसने कहा? बोर ने, कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का एक साथ मापन कर सकते हैं, जो कि किसका उल्लंघन है, अनिश्चितता का सिद्धांत जो है उसका उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? अनिश्चितता के सिद्धांत का उल्लंघन है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आ जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उस लेवल पर आने के बाद अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम करता है, जो अपन लास्ट इसमें पढ़ चुके हैं चैप्टर में, कि इस लेवल पर जब आते हैं तो उस कंडीशन में ऐसे एटॉमिक सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अगर स्थिति की अपन निश्चितता देख रहे हैं, उस कंडीशन में वेग, उसका संवेग अनिश्चित हो जाएगा, और संवेग की निश्चितता देख रहे हैं तो स्थिति अनिश्चितता को दर्शाती है। और दोनों का गुणा क्या बताया था आपने, h/2 से बड़ा बताया था, इक्वल टू। तो अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, हाँ, इस इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन करता है, करना भी चाहिए और निश्चित तौर पर करता है। लेकिन बोर कहता है कि साहब इसका तो अपन स्थिति भी माप सकते हैं, इसके रेडियस माप सकते हैं, किस कंडीशन में कहाँ पर वो भी देख सकते हैं, और इसका संवेग का मापन भी वेग ज्ञात करके कर सकते हैं। इसका इस बात में भी विसंगति पाई गई, जो कि गलत सिद्ध हुई। उसके अलावा क्या कहा बोर ने इसके अलावा और भी बातें कही, बहुत सारी बातें थी बोर के परमाणु मॉडल में जो बोर ने कही, और कुछ बातें ऐसी भी थी जो अनकही भी थी, जो बाद में प्रश्न चिन्ह लगाती है बोर के मॉडल पर। उसके अलावा बोर ने कहा कि 4 नंबर, अब ये जो स्पेक्ट्रम अपन देखते हैं, है ना, इस स्पेक्ट्रम में उसने कहा कि बोर का जो परमाणु स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम जो देखा गया, उसमें सूक्ष्मदर्शी से अब अपन अध्ययन करें। किसमें देखें? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक जो रेखा है स्पेक्ट्रमी रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं द्वारा, रेखाओं का समूह है,
ये बात देखने को मिली कि स्पेक्ट्रम में जब अपन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं अपन को मिल रही है, इस प्रकार की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल रही थी ना आपको, ये जब इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो रेखा है ना, ये एक रेखा नहीं है, ये वास्तव में कई रेखाओं का समूह है जो बहुत पास पास स्थित है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। ऐसा क्यों है, यानी एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं का समूह क्यों दिखाई देती है, इसका बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। नेक्स्ट बात, बोर ने यह भी नहीं बताया कि स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता क्या होगी। स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बोर यह भी नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं मिलती हैं किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किस फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रमी रेखा की इंटेंसिटी कम होगी, इसका एक्सप्लेनेशन बोर के पास नहीं था। सैद्धांतिक रूप से बोर इसको नहीं एक्सप्लेन किया, बोर ने इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी, इसलिए ये भी बोर की विफलता का कारण ही रहा मॉडल की। उसके अलावा क्या देखने को मिला बोर मॉडल में, देखो जरा, उसके अलावा बोर मॉडल में ये भी बात देखने को मिली कि जब हम जो अपने पास व्यवस्था है, जिस परमाणु का स्पेक्ट्रम अपन देख रहे हैं, उस परमाणु उस व्यवस्था को किस में रख दें, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखें। किसमें, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अगर अपन क्या करें, जो अपन ने हाइड्रोजन गैस ली थी या हाइड्रोजन गैस लाइक जो भी परमाणु अपन गैस लेते हैं, भरते हैं किसी नली में और उसको जब एक्साइट करवा के डीएक्साइट करके जब उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं, उस सारे सिस्टम को, व्यवस्था को अगर अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखें तो क्या स्थिति बनेगी। उस स्थिति में क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट है, स्टार्क प्रभाव जिसको अपन कहते हैं। स्टार्क प्रभाव में क्या होता है कि एक स्पेक्ट्रमी रेखा क्या होती है, एक से अधिक रेखाओं में विभक्त हो जाती है। समझ गए? तो पहली बात तो उसने यहां नहीं बताया था, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो दो या दो से रेखाओं में समूह होता है, यानी फाइन स्ट्रक्चर जो होती है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर पाया था बोर। अब जब सूक्ष्म संरचना जिसको अपन कह रहे हैं, फाइन स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म संरचना, ये ऊपर आ चुकी थी सूक्ष्म संरचना, ये अलग बात होती है। इस सूक्ष्म संरचना की व्याख्या तो पहले नहीं कर पाया था बोर मॉडल, जब उसकी नहीं कर पाया था तो इसकी तो करता ही कहाँ से। इसलिए बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम में जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में स्पेक्ट्रम में जो रेखाओं का एक से ज़्यादा रेखाओं में विभक्त होना है, वो बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके अलावा सिमिलर जो इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है, इस विद्युत क्षेत्र की जगह अगर चुंबकीय क्षेत्र काम में लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, अगर विद्युत क्षेत्र की जगह अपन चुंबकीय क्षेत्र ले लें तो उस कंडीशन में एक नया इफेक्ट देखने को मिलता है, जीमान इफेक्ट। कौन सा प्रभाव, जीमान प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम में रेखा एक या एक से अधिक रेखाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इन सारी बातों की व्याख्या कौन नहीं कर पाया, बोर मॉडल नहीं कर पाया। बोर ने इन सारी बातों के बारे में कोई संतुष्टिकरण जवाब नहीं दिया, या अपना जो सिद्धांत दिया उसमें इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। जब इतनी कमियां हो जाती हैं मॉडल में, और बोर ने साथ एक और इफेक्ट था, या एक और कमी जिसको अपन कह सकते हैं। बोर ने कहा कि जो अपने पास कक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। लेकिन हम ये जानते हैं, क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती हैं, और अपन जानते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाली कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती हैं। बाद में सोमरफेल्ड ने बताया था ना, दीर्घवृत्ताकार भी हो सकती हैं। इनकी व्याख्या बोर नहीं दे पाया। इनकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया, बोर नहीं कर पाया। इसलिए अपन ये कहते हैं कि बोर मॉडल जो था, हालांकि उसने स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसने परमाणु मॉडल का एक बहुत अच्छा प्रतिरूप प्रदर्शित किया था, बहुत सारी बातें भी उसने स्थायित्व को लेकर भी बताई थी, ठीक है, एक्साइटेशन को लेकर बताई थी, रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में उसने बात करी थी, और ये भी कहा था कि परमाणु ऊर्जा स्तर क्या होते हैं,
क्वांटीकृत होते हैं। ये भी उसने बताया था। ये एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, स्थायी होता है। परमाणु जब उस ऊर्जा स्तर से ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और निश्चित मान की ऊर्जा का ही अवशोषण करता है। उससे ऊपर वाले में जाएगा तो उन ऊर्जा स्तरों के बीच की ऊर्जा होगी उसके बराबर ही अवशोषण करेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें बोर ने बताई थी, बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन फिर भी कमियाँ रह जाती हैं किन्हीं किन्हीं मॉडल में, जिनकी आगे के साइंटिस्ट धीरे धीरे उन कमियों का क्या करते जाते हैं, सुधार करते जाते हैं उन कमियों में, और परिष्कृत होता जाता है मॉडल। और इसी परिष्करण का नाम ही आप क्या कहते हो, विज्ञान कहते हो। ठीक है ना, ये परिष्कृत ज्ञान जो होता है वही आपका विज्ञान में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो बोर मॉडल की कमी अपन ने देख ली। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि कमी देख ली, कोई चीज़ है उसके पक्ष में भी तो जाए, वो भी तो अपन देखें। तो इसके पक्ष में एक चीज़ जरूर जाती थी, जो बोर मॉडल था, इसकी बात मैं बताऊं आपको साथ के साथ ही। बोर मॉडल जो था, इस बोर मॉडल की कमियां आपने देख ली, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहा, इस बोर मॉडल का जो दूसरा पोस्टुलेट था, दूसरा अभिगृहित जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, दूसरा आप अगर नंबर दूसरा तीसरा दे देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन कह रहे हैं कि बोर मॉडल का एक अभिगृहित था ये वाला कि MVR, एल जिसको आप क्या कहते हो, MVR कहते हो, है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इक्वल टू NH बार होना चाहिए। यानी कितना होना चाहिए, NH/2π होना चाहिए। H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए इसका कोणीय संवेग, इसके अपन बात कर रहे हैं। ये बोर का पोस्टुलेट था, कोणीय संवेग, कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करता है तो उन कक्षकों में गति करते टाइम क्या होना चाहिए, ऑर्बिट्स में, उसकी ऑर्बिट्स में गति करते टाइम इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो H/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। इसके पक्ष में दे ब्रोगली ने अपना मत दिया। दे ब्रोगली का मत जो कहलाता है बोर के अभिगृहित के लिए, किसके लिए, बोर के अभिगृहित के लिए, बोर के कक्षीय कोणीय संवेग के क्वांटीकरण के पक्ष में, किसके पक्ष में, उसके क्वांटीकरण के पक्ष में, उसमें बोर दे ब्रोगली का क्या मत रहा वो अपन देखते हैं कि दे ब्रोगली ने इसके बारे में क्या मत रखा कि वास्तव में ये बात सही भी है या गलत भी है। तो दे ब्रोगली ने कहा कि वास्तव में ये जो बात कह रहा है ना, कौन, बोर, ये जो बात कह रहा है कि उसका कक्षीय कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, H/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। दे ब्रोगली कहता है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये गति कर रहा है, R त्रिज्या है उसकी, ये नाभिक है, और यहाँ से R कक्षा की त्रिज्या में ये गति कर रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, V इसकी वेलोसिटी है, m इस इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इसका द्रव्यमान। ये चीज अपन देख रहे हैं। दे ब्रोगली कहता है कि जब इस सब एटॉमिक लेवल पर अपन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके लिए जाते हैं, तो इनकी तरंग दैर्ध्य अक्ष तरंग दैर्ध्यों की कोटि की होती है। इस कंडीशन में इनकी तरंग दैर्ध्य प्रक्षित होती हैं, है ना, मेजरेबल होती हैं, और उस केस में अपन इनकी तरंग दैर्ध्य का मान कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर H/P से लिख सकते हैं। ये दे ब्रोगली रिलेशन होता है जो P संवेग वाले कण से संबद्ध तरंग को बताता है। ठीक है ना, तो अपन कह रहे हैं कि इस तरंग का नाम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे। इन तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं, द्रव्य तरंगे। दे ब्रोगली कहता है कि इस केस में ये जो तरंगे होती हैं ये अपरगामी तरंगों की तरह बिहेव करती हैं। किसकी तरह बिहेव करती हैं, अपरगामी तरंगों की तरह। ये जो तरंगे होती हैं यहाँ पर ये अपरगामी तरंगों की तरह होती हैं, यानी यहाँ पर लैम्डा बराबर H/P यानी H/mv हो गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये वाला केस होता है। अब स्थिति क्या बनती है इसमें कि इलेक्ट्रॉन, ये जो अपने पास कक्षा है R त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ये जो अपरगामी तरंगें होती है ना, ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि ये जो पूरी की पूरी कक्षा है ना, इस कक्षा की जो परिधि है, इस कक्षा की ये परिधि कितनी होगी, परिधि कितनी होगी, परिधि बराबर 2πr। ये इस कक्षा की जो परिधि होती है, ये परिधि इन अपरगामी तरंगों की ये जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, इनकी जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा, उसकी पूर्ण गुणज होनी चाहिए।
तभी ये अपरिगामी तरंगों की तरह बिहेव करेगी। पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कक्षा थी ये स्थिति होनी चाहिए, पूर्ण गुणज होनी चाहिए। पूर्ण गुणज होने का मतलब क्या हुआ, देखो जरा, पूर्ण गुणज होने का मतलब ये एक वेवलेंथ यहां से यहां तक की हो गई, ये वाली, ठीक है। दूसरी वेवलेंथ यहां से यहां तक की हो गई, तीसरी वेवलेंथ ऐसे यहां से यहां तक की हो गई, चौथी वेवलेंथ यहां से यहां की। ऐसे अगर अपन कहें एनवीं कक्षा तो ये एन लेमडा होनी चाहिए। तो दे ब्रोगली कहता है कि ये जो वेवलेंथ होती है ना, इस वेवलेंथ का जो n गुणा है वो इस कक्षा की त्रिज्या 2πr के तुल्य होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कौन देता है, दे ब्रोगली देता है, इक्वेशन नंबर 2 इस कक्षा के लिए, कि द्रव्य से संबंधित तरंग होगी, इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति करता है, इससे संबद्ध तरंग होगी, वो तरंग होगी द्रव्य तरंग, अपरिगामी तरंगों की तरह बिहेव करेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, उससे संबद्ध जो तरंग है वो अनुनाद वाली स्थिति को प्रदर्शित करनी चाहिए। जैसे अपन किसी पाइप को लेकर के उसमें आवाज़ करते हैं ना, तो आवाज़ करते हैं तो पाइप के दूसरे सिरे से टकरा कर वापस आती है, तो प्रस्पंद और निष्पंद निश्चित अनुपात के रूप में बनते जाते हैं। और वो जो अनुनाद की स्थिति होती है, जहाँ मैक्सिमा मिलता है वहाँ मैक्सिमम कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट की, और जहाँ उल्टा मिलता है, मैक्सिमा मिनिमा के साथ मिलता है, वहाँ मिनिमा वाली स्थिति होती है। तो वो जो अनुनाद की स्थिति होती है वो स्थिति यहाँ होती है। वो कह रहे हैं कि यहाँ अनुनाद वाली सी कंडीशन होती है कि यहाँ कंडीशन क्या रहती है, तरंग होती है किसी भी कण से संबंधित, यानी यो जो इलेक्ट्रॉन है, कोई सी भी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो, उस कक्षा में जब चक्कर लगाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो तरंग होगी, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कक्षा की परिधि का कितना होगी, एन लेमडा होगी। एन का मान कितना है यहाँ पर, एन बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। दोनों से अपन देखें तो लेमडा का मान यहाँ से यहाँ रखो, कितना होगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 2πr बराबर कितना, n, लेमडा का मान h/mv, mv को इधर ले आओ और इसको 2π को उधर ले जाओ, तो इधर तो आ गया mvr बराबर nh/2π। देखो जरा आया कि नहीं आया, तो mvr तो क्या हो गया अपने पास, mvr ये तो क्या हो गया, कोणीय संवेग, इसका मतलब L बराबर कितना हो गया, NH बार, जो कि बोर का कौन सा है, सेकंड पोस्टुलेट आपके पास होता है कि कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटीकृत होना चाहिए, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, इसका मतलब दे ब्रोगली ने क्या कहा, इसके पक्ष में मत दिया, जहां इसके इस पक्ष को और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली और ज़्यादा मजबूती के साथ ये बोर मॉडल माना गया उस कंडीशन में। इसके अलावा एक चीज़ और देखी गई, वो अपन एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, उसी में साथ साथ में बात कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, छोटा सा टॉपिक क्या रह गया, आयनन विभव और उत्तेजन विभव। आयनन विभव तथा उत्तेजन विभव, इसमें देखो क्या पढ़ते हैं अपन, ये लास्ट टॉपिक थे गिने चुने जो सारे के सारे अपने पास आ जाते हैं। आयनन विभव का मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन एटम था उसकी बात करो, देखो ये न्यूक्लियस था, ये इसके चारों तरफ का कक्षा का स्थिति थी, कक्षा की स्थिति थी, इसके बाद वाली ये कक्षा थी सपोज, इसके बाद वाली ये कक्षा थी। ठीक है, ये n बराबर कौन सी है, 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एंड सो ऑन, आगे की ओर ऐसी कक्षाएं आती जाती हैं, है ना। हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन था सपोज इस ग्राउंड स्टेट में है ना, ये n बराबर 1 वाली कक्षा कौन सी कहलाती है, मूल ऊर्जा स्तर, है ना, ये नाभिक है ना, और n बराबर 1 वाली कौन सी कहलाती है, मूल ऊर्जा स्तर, है ना,
ये मूल ऊर्जा स्तर। इसकी ऊर्जा कितनी होती है E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम कह रहे हैं कि एनवा जो ऊर्जा स्तर अपन देखते हैं उसकी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होती है ऊर्जा, है ना। देखो दूसरा जो होता है इस n बराबर 1 वाले की कितनी है, इसकी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 वाला उसकी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आगे वाला माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो है। इस प्रकार से ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसका जो अनंत वाला केस है, सपोज n इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, है ना, वहाँ पर En कितना हो गया 0। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। यानी इस इलेक्ट्रॉन को पहले वाले मूल ऊर्जा स्तर से उठा करके अनंत तक ले जाएं। अनंत तक ले जाने का मतलब E बराबर 0, जहाँ ऊर्जा 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन की। या अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट परमाणु से बाहर आ गया, परमाणु से क्या आ गया, बाहर आ गया, तो उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को इस जगह से, इस N1 वाली जगह से कहाँ उठा करके बाहर लाने वाली इस अवस्था में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, E बराबर 0 में से घटा दो 13.6, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। ये जो ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से सेपरेट करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। ठीक है। और ये यहाँ इस केस में कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा अगर आप दे दोगे, इतनी, ये माइनस में इलेक्ट्रॉन, किसका मतलब बाउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, अगर इतनी प्लस ऊर्जा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन के पास कुल ऊर्जा 0, यानी वो किसी के बंधन में नहीं है, फ्री है यहाँ पर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया गया है, उस कंडीशन में उसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ी है। ये उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। और इतनी ऊर्जा देने के लिए कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, 13.6 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हटा दो ना, इलेक्ट्रॉन के लगाना था तो 13.6 वोल्ट लगाना पड़ा। ये आयनन विभव कहलाता है उसका। इसका सिमिलर एक दूसरी बात है उत्तेजन विभव। कौन सा विभव, उत्तेजन। अब इसमें उत्तेजन का मतलब, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो ये आयनीकृत हो गया, ठीक है। अब उत्तेजन का मतलब क्या है, उत्तेजन का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें ले जाओ, या इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें ले जाओ, या किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में ले जाओ। तो इलेक्ट्रॉन को किसी एक एनर्जी लेवल से उससे ऊपर वाले या उससे और ऊपर वाले एनर्जी लेवल में ले जाना क्या कहलाता है, उसका उत्तेजन कहलाता है ना। और यहां से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जिसमें भी ले जाएं, उसमें ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है वो उसका उन एनर्जी लेवल के लिए क्या कहलाता है, उत्तेजन ऊर्जा का मान कहलाता है। और कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, उत्तेजन विभव। जैसे मैं कहूं कि ग्राउंड स्टेट में सपोज इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में, मैं इससे इसमें ले जाना चाह रहा हूं, n बराबर 1 से किस में ले जाना चाह रहा हूं, 2 में ले जाना चाह रहा हूं। तो 2 की ऊर्जा कितनी है, माइनस 3.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इसमें से माइनस अपने पास कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वापस प्लस हो गया तो कितना हो गया, प्लस 13.6 घटाओ कितना हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन कह रहे हैं कि पहली और दूसरी ऊर्जा स्तर वाली स्थिति है, उसके बीच का जो अंतर है वो ऊर्जा का कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो वो इसमें से कूदकर इसमें चला जाएगा। ये जो ऊर्जा है ये क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा। पहले से दूसरे के लिए, ठीक है। और इस ऊर्जा के लिए बराबर इतनी ऊर्जा लगाने के लिए अपन को इतना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जो क्या कहलाएगा, उत्तेजन विभव कहलाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के वास्तव में ये उत्तेजन विभव वाले अंतराल होते हैं। जैसे इसमें से इसमें जाएगा तो इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा, अगर इसमें से डायरेक्ट इसमें भेजोगे तो 13.6 और 1.51 के अंतर की तुल्य ऊर्जा। ये देखा भी गया बाद में क्या किया फ्रैंक और हर्ट्ज ने, फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग कहलाता है। बाद में फ्रैंक और हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली मरकरी एटम्स के लिए देखा कि वास्तव में जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। जो बोर का जो मॉडल था, उस बोर के मॉडल के पक्ष में बहुत ही सुदृढ़ प्रमाण था बोर मॉडल के लिए, कि वास्तव में बोर मॉडल ने तो कहा था कि ऊर्जा स्तर वास्तव में ऐसे होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। लेकिन फ्रैंक और हर्ट्ज ने क्या किया, प्रयोग किया मरकरी एटम्स के लिए, और उस कंडीशन में उन्होंने जो स्पेक्ट्रम या एनर्जी स्पेक्ट्रम देखा तो उसमें देखा कि वास्तव में ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। इन उत्तेजन ऊर्जाओं के बराबर ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को दी जाती है तो अगले वाले स्तर में वो चला जाता है। इस प्रकार से अगर एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जब सिद्ध किया तो 1922 में बोर को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर था, यहाँ तक खत्म होता है। इस चैप्टर का कल टेस्ट होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। और उसके बाद अपन आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासों में।